छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सुमन ने अपना दुपट्टा शौर्य मेहरा के हाथों से खींचना चाहा, जिसे शौर्य ने जोर से अपनी ओर खींच लिया। वो सीधे उसके चौड़े और मजबूत सीने से जा लगी। शौर्य मेहरा के बदन से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू में सुमन को अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। मेरी बहन की मौत हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे ये काम करने पर मजबूर किया। बहुत शौकर है ना? तुम्हें दूसरों के मंगेतर से इश्क लड़ाने का बहुत आगा है ना तुम्हारे अंदर? तो अब अपने जबरदस्ती के पति के साथ अपने अंदर की आग को ठंडा करो। क्या क्या कह रही हो? नेहा, नेहा की मौत, ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन का तो दिल जैसे थम सा गया था। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जान से भी ज्यादा प्यारी। और बस एक हफ्ते बाद ही तो उसकी शादी थी, और आज उसकी मौत की खबर। सुमन को अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी दोस्त, उसकी जान से प्यारी दोस्त, वो अचानक दुनिया से चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुमन अपनी माँ के साथ नेहा के घर पहुंची। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जिसे भी खबर मिलती वो भागा चला आता। एक जवान लड़की की अचानक मौत, वो भी तब जब एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी। हर कोई हैरान और परेशान था। घर वाले रो रो कर बेहाल थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक नेहा को क्या हो गया। सुमन रोती हुई आगे बढ़ी और एक नज़र अपनी दोस्त के बेजान वजूद पर डाली। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंटी, नेहा को क्या हुआ? वो सिसक रही थी। उसकी बाकी सहेलियां भी वहां मौजूद थीं और सब जोर जोर से रो रही थीं। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि एक जिंदा, जीती जागती जिंदगी से भरी हुई लड़की को अचानक क्या हो गया कि वो अपनी जिंदगी की जंग इतनी आसानी से हार कर चली गई। सुमन वहीं घुटनों के बल बैठ गई और बेभावाज आंसुओं से रोती रही। नेहा का यूं अचानक जाना उसे किसी भी तौर पर सहन नहीं हो रहा था। भैया, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, तो चॉकलेट आइसक्रीम ही आएगी। नेहा की बात पर सबने हंसते हुए शोर मचाया और अपने अपने फेवरेट फ्लेवर गिनाए। सबको उनका मनपसंद फ्लेवर मिलेगा, लेकिन जो मेरी नेहा ने कहा है वो फ्लेवर तो सबको खाना ही पड़ेगा। शौर्य मेहरा ने बहुत प्यार से अपनी छोटी बहन नेहा की ओर देखते हुए कहा। वो सब एक रेस्तरां में आइसक्रीम खाने आए थे। उन लम्हों में शौर्य खुलकर जिया करता था। नेहा अपने मम्मी पापा के साथ अपने भाई की भी बहुत लाडली थी। वो जो कहती, शौर्य मेहरा उसके कहने से पहले ही पूरा कर देता था। लेकिन आज आज वो चाहतें रखने वाली, सबको खिलखिलाकर हंसाने वाली वो लड़की इस दुनिया से चली गई थी। सबको रुलाकर, अकेला छोड़कर चली गई थी। शौर्य बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। राकेश जी ने दीवार से टेक लगाए बैठे अपने बेटे को आवाज दी, और शौर्य में हिम्मत कहाँ थी कि वो अपनी बहन की अर्थी को कंधा देता। उसने अब तक एक आंसू भी नहीं बहाया था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि उसकी प्यारी बहन, लाडली छोटी सी शरारती बहन, उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी बहन तो एकदम ठीक ठाक थी। अचानक वो मुंह क्यों मोड़ गई? पापा। शौर्य का गला कांप गया। बेटा, फिलहाल इस जख्म को हरा रहने दो, ये कभी नहीं भरेगा। शौर्य को लगा जैसे नेहा उसकी आंखों के सामने लाल चूनरी में सजी धजी हंसती हुई आ रही है। भैया, कैसी लग रही हूं मैं? उसका प्यारा सा चेहरा शौर्य की आंखों में समा गया। उस लम्हे को याद करते हुए शौर्य मेहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। राकेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, इस वक्त चुप रहना ही, अंतिम संस्कार हो जाने दो, बाकी सब बाद में देखेंगे। राकेश जी ने हर शब्द बहुत ठहर ठहर कर कहा। अब तक ये राज सिर्फ राज था कि नेहा की अचानक मौत के पीछे वजह क्या है। खुद को संभालते हुए दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो सामने से आता हुआ रोहन दिखाई दिया। रोहन वहीं जिससे एक हफ्ते बाद ही नेहा की शादी होने वाली थी, जो नेहा को लाल जोड़े में अपनी दुल्हन के रूप में देखने वाला था, अब वहीं उसे आखिरी बार देख रहा था। रोहन वहीं लड़खड़ा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैसे वो उसे छोड़कर जा सकती थी? अभी कल ही तो उसकी बात हुई थी उससे, और आज अचानक कैसे? रोहन की आंखें भर आईं और फिर कुछ ही देर में इस दुनिया से नेहा का अस्तित्व मिट चुका था। शौर्य भी जानता था कि कैसे उसने अपनी लाडली बहन को चिता के हवाले किया था। श्मशान घाट में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। चारों तरफ से आती पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें माहौल को अजीब सी खौफनाक बना रही थीं। कहीं कहीं दूर धकती चिताओं की अग्नि अब धीरे धीरे बुझने लगी थी।
जबकि शौर्य मेहरा अब भी वहीं बैठा था। न जाने कितने अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वालों को इन चिताओं के हवाले करके जा चुके थे। शौर्य की आंखों से बहते आंसू मिट्टी में ही समा गए। दर्द, तकलीफ, गम, कितने पल वो वहीं बैठा रहा। शौर्य, उठो बेटा। राकेश जी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। पापा, मेरी नेहा को अंधेरे से डर लगता है, मुझे यहीं रहने दो, वो खुद पर काबू रखते हुए बोला। राकेश जी की आंखें भर आईं, वो भी उसके साथ वहीं बैठ गए। बेटा, ये गम अब कभी नहीं जाएगा, अब सारी जिंदगी इसी गम के साथ जीना होगा। पापा, उसकी उम्र ही क्या थी जाने की, एक बार भी नहीं सोचा उसने, हम कैसे जिएंगे उसके बिना। शौर्य लगातार चिता को देखता हुआ बोला। बेटा, किस किस को बताएंगे कि नेहा के साथ क्या हुआ? क्या मेरी बच्ची इतनी कमजोर थी कि ये गलत काम कर ले? लेकिन क्यों क्यों किया उसने ये सब? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया उसने पापा? शौर्य का अंदाज भी अचानक बदल गया था। वो अपनी पुरानी टोन में वापस लौट आया। जालिम, सख्त और बेरहम शौर्य मेहरा। तभी उसकी नज़र एक कोने में आंसू बहाते बैठे रोहन पर जा ठहरी। अचानक शौर्य गुस्से से उसकी ओर बढ़ा और उसका गरेबान पकड़ लिया। बोलो, ऐसा क्या गम था उसे जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, खुद को ही खत्म कर डाला? रोहन ने दांत पीसते हुए शौर्य को देखा। मेरी बहन की शादी थी और उसने 1 हफ्ते पहले अपनी जान ले ली। तुम तो जानते ही होगे रोहन, बताओ मुझे क्या हुआ था, क्यों उसने खुद को मारा? प्लीज बताओ मुझे। शौर्य, खुद को संभालो, वो क्या जाने, वो तो खुद यहाँ तुम्हारे सामने है। सब लोग नेहा के अचानक इस दुनिया से चले जाने के सदमे में हैं। राकेश जी ने शौर्य के हाथ पीछे खींचे तो वो जमीन पर धूल उछालता मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि रोहन पूरी तरह चुप था, जैसे अब उसे किसी चीज से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था, हर चीज से दिल उठ गया था। ये दुनिया चलती रहेगी, हर कहानी आगे बढ़ेगी, नई कहानियां बनेंगी, लेकिन नेहा मेहरा की कहानी खत्म हुई थी या फिर शुरू, ये तो वक्त ही तय करेगा। नेहा, चलो यार, देर हो रही है और फिर क्लास शुरू हो जाएगी। और पता है ना, जरा सा लेट हो गए तो सर सतीश कितना गुस्सा करेंगे। सुमन ने गुमसुम बैठी नेहा को चौंकाया तो उसने पलटकर सुमन की ओर देखा। नेहा सुमन को बहुत ही गहरी और अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं, मेरी दोस्त ने कितने गहरे राज छिपा रखे हैं अपने अंदर। खुद को मेरा दोस्त भी कहती हो और कुछ बताती भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बहकी बहकी सी? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। सुमन को बहुत हैरानी हो रही थी। नेहा पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करती थीं। जानती हो सुमन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर मेरी जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियाँ क्या अहमियत रखती हैं तुम्हारे लिए? वो आज बहुत ही बहकी बहकी सी बातें कर रही थीं। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। सुमन आगे बढ़ने की बजाय वहीं नेहा के पास बैठ गई। क्या बात है नेहा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ? सुमन ने बहुत प्यार से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा था। इस उदासी को गोली मारो और चलो मेरे साथ। सुमन ने उसे जबरदस्ती उठाया। ओह हेलो, कहाँ जा रही हो? करिश्मा ने उन्हें जाते देखा तो रोक लिया। यार, क्लास में जा रहे हैं, और कहाँ जाना है? सुमन ने माथे पर बल डालकर जवाब दिया। तुमने हर बात में बोलना अपना फर्ज समझ रखा है क्या? मैं तुमसे नहीं, नेहा से पूछ रही हूँ। करिश्मा ने मुंह बनाया। हाँ, समझ रखा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नेहा के साथ हर वक्त जोंक की तरह चिपके रहना जरूरी है? सुमन ने भी मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, बहन है मेरी और उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? हटो, तुम हर वक्त मुंह उठाकर बीच में आ जाती हो। करिश्मा ने सुमन को एक तरफ करते हुए नेहा का हाथ थामा, जबकि सुमन ने उसका हाथ झटके से छुड़ाया। कितनी बार कहा है, नेहा से दूर रहना करो, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? सुमन गुस्से में बोलती हुई नेहा को अपने साथ ले गई। इस बीच नेहा ने एक बार भी उन दोनों के बीच में नहीं बोला था। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी सुमन, हर वक्त नेहा के सिर पर सवार रहती हो, लेकिन तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। करिश्मा ने गहरी सांस ली। नेहा अभी अभी अपनी मम्मी के पास से उठकर अंदर आई थी। उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। नंबर देखा तो होंठ खींच लिए। दिल फिर से जोर से धड़का था।
कॉल कट चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, जहां कम से कम 25 मिस्ड कॉल उसी नंबर से थीं और नेहा उसकी बात मानने से मजबूर थी, इसीलिए जानबूझकर उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। नेहा, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए रोहन ही सब कुछ है। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं रोहन से। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मेरा क्या होगा? नेहा, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। कैसी दोस्त हो तुम? क्या इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती अपनी दोस्त की खातिर? सभी मैसेज पढ़ते पढ़ते नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं मैं भगवान, मेरे बस में कुछ भी नहीं। रोहन तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, और मैं भी। फिर कैसे उसे किसी और को सौंप दूं? नेहा की आंखें आंसुओं से भर गईं। नेहा, अगर तुमने मेरे लिए ये सब ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं बहुत मजबूर हूं। ना तुम्हें मरते देख सकती हूं और ना ही रोहन से दूर हो सकती हूं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब बातों को नेहा ने अपने दिमाग पर इतना सवार कर लिया कि उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। स्लीपिंग पिल्स ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से उसके शरीर पर रिएक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। शौर्य ने बेड के सहारे टेक लगाई। आज 3 महीने हो गए थे नेहा की मौत को। वो रोज़ाना उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखता, जहां जिंदगी से भरी चमक थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई थी? हर वक्त हंसने वाली नेहा अब नहीं रही थी। मिसेस सीमा जी की हालत अब बेहतर हो गई थी, वरना पहले तो वो हर 2 मिनट में नेहा को याद करते करते बेहोश हो जाती थीं। राकेश जी की 2 ही औलादें थीं। बड़ा बेटा शौर्य मेहरा, जो कि एक बहुत बड़ा वकील था, और अपने बिजनेस में वो अपने पापा का लीगल एडवाइज़र भी था, जबकि नेहा मेहरा उससे 7 साल छोटी थी और उसने एमएसएससी के पेपर भी दे चुकी थी। रिजल्ट उसका शादी के बाद ही आना था, पर ना शादी हुई और ना रिजल्ट आया, और मौत का संदेश लेकर यमराज आ गया। शौर्य भैया, शौर्य भैया, माया भागती हुई अंदर से आई थी। शौर्य चौंका और उसकी ओर देखा। वो चाची। शौर्य ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और सीधा सीमा जी के कमरे की ओर भागा। वो नेहा को याद करते करते फिर से बेहोश हो गई थीं। शौर्य उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शौर्य दीवार के सहारे टिककर भगवान से प्रार्थना करने लगा। बहन तो चली गई। अम्मा को, हे भगवान, कुछ ना हो। क्या हुआ? कैसी हैं तुम्हारी मम्मी? राकेश जी ने शौर्य को देखते हुए पूछा। आईसीयू में हैं। डॉक्टर ने सीमा जी का ट्रीटमेंट किया और उन्हें स्ट्रेस लेने से मना कर दिया। उनका बीपी खतरनाक हद तक बढ़ गया था। शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। शौर्य काफी देर तक उनके पास बैठा रहा। वो फिर से रो रही थीं। अब तो उनके आंसू भी सूख गए थे। शौर्य और राकेश जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका बस यही कहना था कि उनकी बेटी ये काम कर ही नहीं सकती। जरूर कोई और वजह है, और यही बात शौर्य को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अपनी शादी से वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। रोहन उसकी पसंद था और वो भी रोहन की पसंद थी। सब कुछ ठीक था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? शौर्य उन्हें दवा देता, माया को उनके पास छोड़ता, खुद नेहा के कमरे की ओर बढ़ा। उसका कमरा खोला तो एक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। शौर्य का दिल जैसे चीर सा गया। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। एक बार फिर दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। अपने अंदर के दर्द को दबाते हुए वो आगे की ओर बढ़ा। उसके बिस्तर को देखा, उसकी किताबों को, उसकी स्टडी टेबल को। उसके होंठ कसकर दब गए। दराज खुली तो सामने ही नेहा का मोबाइल दिखाई दिया। उसे देखा तो उसकी बैटरी खत्म थी। नेहा का मोबाइल अपने कमरे में लाकर वो चार्जिंग पर लगाकर खुद नहाने चला गया। रोहन, जब मोहब्बत तुमसे की है तो शादी भी तुमसे ही करूंगी ना। ये तो नहीं कि मोहब्बत तुमसे करूं और शादी किसी राह चलते से कर लूं। अपनी जबान को लगाम दो। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। रोहन के साफ जवाब पर वो लड़की एकदम पागल सी हो गई थी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और खुद को भी। वो लड़की पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोहन का कॉलर पकड़ गई। शट अप, यू एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। रोहन अपना कॉलर छुड़ाते हुए पीछे हटा। रोहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
रोहन को सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की ओर जाते देखकर वो लड़की नीचे से ही चिल्लाई। रोहन ने अपने होंठ खींचे, पलटकर उसकी ओर देखा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त एक्शन लूं तो फौरन यहां से चली जाओ, वरना तुम जानती नहीं हो, एक बार अगर रोहन कठुरिया का दिमाग घूम गया तो तुम नहीं बचोगी। रोहन की इस बात पर वो लड़की चुप तो हो गई, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। सुमन, अकेले बैठी क्या कर रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूं। सुन क्यों नहीं रही थी? सुमन की भाभी ने उसे पुकारा तो वो एकदम चौंकी। जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? सुमन, जब से नेहा की मौत हुई है तब से तुम बहुत खोई खोई रहने लगी हो। क्या बात है, मुझे बताओ। उसकी भाभी रीता ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानती हैं ना, नेहा से मेरी कितनी दोस्ती थी, और फिर अचानक से उसका यूं दुनिया से चले जाना। अभी तक ये दिल यकीन नहीं कर पा रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। सुमन की आंखें भीग गईं। हाँ, ये तो है। छोटी सी लड़की अचानक इतना बड़ा कदम उठा ले, यकीन नहीं आता। रीता की बात पर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, वो मुझे बहुत याद आती है। उसकी छोटी छोटी बातें, उसके साथ बिताया गया समय, वो हंसी मजाक सब कुछ खत्म हो गया उसके जाने के बाद। सुमन रोते हुए रीता के गले लग गई। रीता उसे थपकी देने लगी। बस सुमन, सब्र करो, भगवान की चीज थी, भगवान ने वापस ले ली। हम सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं। जिसका जब समय तय होता है उसी समय पर जाना होता है। रीता ने उसे बहुत प्यार से समझाया तो वो गहरी सांस लेते हुए सिर हिला दिया। सब लोग समझा रहे थे, वो खुद भी जानती थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो आज भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। शौर्य मेहरा के हाथ में मोबाइल था। वो सारी बातचीत, सारे मैसेज सुन चुका था। उसने सामने वाले का नंबर भी देख लिया था कि किस नाम से सेव था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और वो अनजान था। आज साबित हो गया था कि उसकी बहन को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था, ताकि वो ये गलत कदम उठा ले और उस लड़की को उसका मकसद हासिल हो जाए। जो इसकी जिम्मेदार है, शौर्य मेहरा उसे बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। आज घर में नेहा की आत्मा की शांति के लिए पूजा थी। नेहा की मौत को 3 महीने हो गए थे। सीमा जी ने नेहा के सभी दोस्तों को बुलाया था, जिनमें सुमन भी शामिल थी। कौन है इनमें से सुमन? शौर्य मेहरा ने माया की तरफ देखते हुए ठंडे और सर्द अंदाज में पूछा था। उसका ये खतरनाक अंदाज देखकर माया भी एक पल के लिए सहम गई थी। वो अंदर बैठी हुई है। सभी लड़कियों में से कुछ की तस्वीरें लेकर वो आई थी, जिसमें 3 लड़कियां बैठकर नेहा की आत्मा की शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही थीं। माया ने एक लड़की के ऊपर उंगली रखी। ये सफ़ेद कुर्ते वाली। माया ने डरते डरते शौर्य मेहरा को बताया। शौर्य मेहरा ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। अब वो वक़्त दूर नहीं कि नेहा को इंसाफ मिलेगा। शौर्य मेहरा दिल ही दिल में खुद से बोला, जिस तरह मेरी बहन तड़पती है ना, उसे कहीं ज्यादा तुम तड़पोगी। सुमन अग्रवाल। भाभी, आप क्या कह रही हैं? ऐसे अचानक कैसे वो रिश्ता लेकर आ सकते हैं? मैं तो नेहा के भाई को जानती भी नहीं रही और उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। सुमन अभी तक हैरान बैठी थी, जबकि ड्राइंग रूम में आज नेहा के घर वाले शौर्य मेहरा के लिए नेहा का रिश्ता मांगने आए थे। मेरा ख्याल है तुम नेहा के घर गई थीं। वहां पर तुम उन्हें पसंद आ गई होंगी, इसीलिए वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। रीता ने बहुत प्यार से कहा। चलो आओ, चाय तुम्हें ही सर्व करनी है। रीता की बात पर सुमन उलझी। उन सब के सामने जाकर वो घबराई हुई सी थी। नेहा की माँ सीमा जी, उनकी बहन नंदिनी जी और शौर्य के पापा राकेश मेहरा आए थे। सुमन को पसंद करते हुए उन्होंने सुमन के परिवार की अनुमति से उसे अंगूठी भी पहना दी। उनके जाने के बाद ही सुमन को पता चला कि नेहा की ये ख्वाहिश थी कि सुमन उसकी भाभी बने, और यही वजह उन्होंने रखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नेहा की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए सुमन को यहाँ से ब्याह कर ले जाएंगे। हाल ही में उनकी बेटी की मौत हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही सादगी से सब कुछ करने को कहा था। सुमन के घर वालों को शौर्य मेहरा और उसकी फैमिली बहुत अच्छे लोग लगे थे, इसीलिए उन्होंने शौर्य मेहरा की तस्वीर देखकर ही उसके लिए हाँ कर दी। इतनी अच्छी फैमिली को वो लोग इनकार नहीं कर सके,
और उनके कहने के मुताबिक ये नेहा की ख्वाहिश थी। सुमन के घर वालों ने हामी भर ली। सुमन के पापा करण अग्रवाल एक सरकारी स्कूल में नौकरी करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से सुमन का नंबर दूसरा था। पहली बेटी की मंगनी हो चुकी थी, जबकि तीसरी बेटी ने अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। एक बेटा था नैतिक, जो देश से बाहर था। रीता उसकी ही पत्नी थी। अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखते हुए सुमन बहुत हैरान थी। बेटा, ये नेहा की ख्वाहिश थी कि तुम उसकी भाभी बनो। सीमा जी के शब्द याद करती सुमन ने बेजिच्छा अपना सिर हथेलियों पर टिका लिया। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर नेहा का इरादा होता तो वो जरूर मुझसे इजहार करती। उसने कभी जिंदगी में मुझसे ऐसी बात नहीं की थी कि वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है। फिर क्यों? सोचते सोचते सुमन का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन उसे फिर भी इस रिश्ते का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। अभी नेहा को इस दुनिया से गए हुए मुश्किल से 3 महीने ही तो हो पाए थे और वो अपने बेटे की शादी कर रहे थे। भले सादगी से कर रहे थे, लेकिन इरादा तो बांध लिया था ना। सुमन अपने माता पिता की खुशी देखकर चुप हो गई थी। उन्होंने 3 बेटियां पाली थीं। बड़ी बेटी अनिका की शादी के अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे, क्योंकि उसके ससुराल वाले चाहते थे कि अनिका अच्छा खासा दहेज लेकर आए, और जब तक वो उनके दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाते, अनिका को वो विदा करके नहीं ले जाना चाहते थे। अनिका से 3 साल छोटी सुमन थी। अग्रवाल जी ने रिश्ते को दिल और जान से मंजूरी दी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। उस दिन शौर्य मेहरा अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था कि तभी प्यून ने उसे रोहन कथूरिया के आने की सूचना दी। रोहन के आने का सुनकर शौर्य मेहरा के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन शौर्य मेहरा ने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। शौर्य मेहरा, बधाई हो। अभी बहन को इस दुनिया से गए 3 महीने नहीं हुए और तुम शादी रचाने जा रहे हो। रोहन ने अंदर आते ही शौर्य से तंज कसा। तुम कौन होते हो मेरी लाइफ के बारे में इतना गहराई से सोचने वाले? मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए? शौर्य ने गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए कहा। मुझे मतलब नहीं होना चाहिए? भूल गए अपनी बहन की चिता के पास खड़े होकर तुमने मुझसे क्या सवाल किया था? तुमने मेरा गिरेबान थामा था, मुझ पर इल्जाम लगाया था। क्या आज मैं तुम पर इल्जाम लगा दूं? बहन की शादी होने वाली थी और अब तुम अपनी शादी रचा रहे हो? रोहन कठूरिया, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, यहां से चले जाओ। शौर्य मेहरा किसी को भी अपने किसी भी काम का जवाब देने का पाबंद नहीं है। मैं चला जाऊंगा, बल्कि मैं तो ये देश ही छोड़कर जा रहा हूं। खुश रहो, एडवांस में शादी मुबारक। रोहन दुखी दिल से कहता हुआ उन्हें कदमों से बाहर निकल गया, जबकि शौर्य मेहरा ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। इस वक्त अगर कोई और उसे गुस्से में देख लेता तो डर जाता। उसके अंदर एक ऐसा राज था जिसे वही जानता था। न मेहंदी हुई, न संगीत, न हल्दी, डायरेक्ट अग्नि के समक्ष 7 फेरे, मंगल सूत्र, सिंदूर की रस्म हुई थी। किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ था। उन्होंने वाकई बहुत सादगी से सब कुछ किया। आज महसूस हो रहा था दुनिया तो सिर्फ अमीरों की है, मिडिल क्लास लोग तो सिर्फ उनके इशारों पर नाचते हैं। उसके माँ बाप ने भी शौर्य मेहरा की दौलत देखी और उसे शौर्य के लिए राज्य कर लिया। सभी लोगों ने सुमन को गले से लगाकर उसे शादी की बधाई दी और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अरे, इतने अमीर लोग हैं और लड़की को सूट कौन सा पहनाया है? क्या कोई महंगा सूट नहीं ला सकते थे? अनिका की होने वाली सास ने सुमन के कपड़ों को देखते हुए ताना मारा। कैसी बातें कर रही हैं? इनकी जवान बेटी की मौत हुई है, अब तो इतनी धूमधाम से तो करने से रहेंगे। सुमन की मां ने धीरे से जवाब दिया। अरे, अगर इतना ही दुख था तो शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाई? थोड़ा इंतजार कर लेते। कुछ अरमान भी होते हैं लड़की वालों के भी। हाय हाय, शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है। ऐसे रूखे फीके सी भला कहीं से भी दुल्हन लगती है ये। ना तन पर अच्छे कपड़े और ना ही कोई गहना। वो काफी ऊंची आवाज में अपनी राय का इजहार कर रही थी, जबकि पास बैठे सुमन के ससुराल वाले भी उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन बिल्कुल चुप थे। अच्छा, आप प्लीज इन बातों को छोड़ें, खाना खाते हैं। सुमन की मां उन्हें वहां से हटाते हुए बाहर ले गई, जबकि उनकी बातों ने सुमन के दिल में गांठ सी डाल दी थी। जो भी था वो सही कह रही थी। बहुत आम और सादा सा सूट था जो उसने अपनी शादी पर पहना था, और अब उसी में उसकी विदाई भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे
शादी नहीं, उसकी अर्थी लेकर जा रहे हों। जितनी खामोशी और सादगी से विवाह हुआ, उतनी ही खामोशी और सादगी से विदाई भी हो रही थी। सुमन अपने माँ बाप के गले लगी तो उनसे मिलते ही खुद ब खुद आंसू बहने लगे। सुमन की माँ की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। वो दहेज में बेटी को सिर्फ नकद रकम ही दे सकी थीं। दहेज लेने से उन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके घर में हर चीज़ मौजूद थी। वो सिर्फ और सिर्फ सुमन को लेकर जा रहे थे। और क्यों लेकर जा रहे थे, ये राज तो अभी खुलना बाकी था। सुमन को मेहरा मैंशन विदा कराकर लाया गया तो किसी भी तरह की कोई रस्म नहीं हुई थी। बहुत ही खामोशी के साथ, माया के साथ सुमन को शौर्य के कमरे में भेजवा दिया गया। सुमन को सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। एक धड़कन सा लगा हुआ था, जैसे ये खामोशी तूफान से पहले की थी। इस बड़े से स्टाइलिश कमरे में उस राउंड बेड पर वो दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि दिल की धड़कनों का शोर कानों में बजता हुआ सुनाई दे रहा था। काफी रात हो गई थी, लेकिन शौर्य के आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। रात का 1 बज रहा था। सुमन आखिरकार थक कर खुद ही उठ बैठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। ड्रेसिंग पर हर चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। सुमन ने किसी भी चीज़ को हाथ न लगाया, बल्कि अपना सिर्फ नाम के लिए पहना हुआ जेवर उतारकर एक तरफ रख दिया। अभी वो दुपट्टा उतारकर हाथों में थामे अपने सिरापे को आईने में देख रही थी। इस शादी के दुल्हन के सूट में भी उस पर बेजा रूप आया था। वो थी भी तो बहुत खूबसूरत। सुमन, भगवान ने तो तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं तो तुम्हें जी भरकर देखती भी नहीं कि कहीं मेरी दोस्त को मेरी ही नज़र न लग जाए। नेहा की बातें याद करते हुए सिर झुकाए झकमी सी हंसी हंस दी। सुमन, जिस दिन तुम दुल्हन बनोगी ना, तुम्हारा दूल्हा तो तुम पर फ्लैट हो जाएगा। तुम सादगी में भी इतना गजब ढाती हो, दुल्हन बनकर क्या ही लगोगी। सुमन ने गहरा सांस भरा। आंखों से अब तेजी के साथ आंसू बहने लगे। सफ़ेद नाजुक से हाथ, जिन पर मेहंदी लगनी थी, बिल्कुल खाली थे। कलाइयां भी सुनी थीं। कुछ भी तो ऐसा न था जो दुल्हन जैसा हो। अभी वो इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि दरवाज़ा खोलते हुए शौर्य अंदर दाखिल हुआ। एक बार के लिए सुमन ने पलटकर उसकी ओर देखा, जबकि हाथ में थामा दुपट्टा अब उसके हाथ से छूट गया। उसका दिलकश सिरापा फिटिंग वाले ड्रेस में कयामत ढा रहा था, लेकिन सामने शौर्य मेहरा था, जिसके खुद के अंदर एक कयामत मची हुई थी। इस कयामत से लड़ते लड़ते वो ज्वालामुखी बन गया था। इस समय कमरे में दाखिल हुआ था। बहुत अफसोस हो रहा है ना खुद पर कि वो मुल्क छोड़कर चला गया, जिसकी दुल्हन बनने के ख्वाब तुमने देखे। शौर्य की बात पर सुमन के माथे पर बल पड़े। वो क्या कह रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नासमझी से अपनी आंखें शौर्य पर जमाए खड़ी थीं। ऐसे इतना हैरान होकर मत देखो। इतनी मक्कार होने के बाद भी भोली बनने का नाटक मत करो, वरना जो सज़ा देने वाला हूँ उसमें और भी सख्ती आ जाएगी। शौर्य के नफरत और तिरस्कार भरे लहजे पर ना चाहते हुए भी सुमन की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। ना, ना, अपनी इन खूबसूरत आंखों को आंसुओं में मत भिगोना। कोई फ़ायदा नहीं मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का, क्योंकि शौर्य मेहरा किसी भी सुमन नाम की लड़की पर आज रहम नहीं कर सकता, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सख्ती से उसका जबड़ा दबोचे उसके आंसू पोंछने लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो मुश्किल से अपना जबड़ा छुड़ाती पीछे हटी थी। तुम्हें क्या लगा, नेहा रास्ते से हट गई तो अब तुम रोहन को पालोगी? और रोहन के नाम पर सुमन को एक झटका लगा था। भला यहाँ रोहन का क्या जिक्र? उसके होंठ धीरे से खुले थे। 1 मिनट, रोहन कहाँ से आ गया बीच में? सुमन ने हैरानी से पूछा। वो नहीं तो माई। शौर्य दहाड़ा था। तुम माई हो बीच में, रोहन और नेहा के बीच में। शौर्य की बात पर सुमन तो अपनी जगह पर बिल्कुल जमकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? होश में तो हैं आप या नहीं? इस बार सुमन को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन शौर्य उसका गुस्सा देखने नहीं बल्कि अपना गुस्सा उस पर उतारने आया था। मेरे साथ बात करते हुए अपनी जबान को लगाम देना, वरना तुम्हारी ये जबान नहीं रहेगी। आक्रामक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा कि वो दीवार से जा लगी। आप क्यों मुझे डरा रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? अब की बार लहजे में बेबसी थी। क्या किया है? इतनी तुम अनजान नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। मेरी बहन को रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेनी चाहिए थी तुम्हें। इतनी तुम्हें रोहन से जुनूनी मोहब्बत थी कि ये भी सोच समझ ना पाई कि नेहा को ब्लैकमेल करके तुमने उसकी जिंदगी ही ले ली। मार डाला मेरी बहन को। अब तुम तड़पोगी और तुम्हें मैं तिल तिल तड़पा कर मारूंगा।
उसका दुपट्टा उसके हाथ से खींचा तो सुमन की चीख निकल गई। सुमन ने बेबसी और करुणा से उसे देखा। छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर इल्जाम है ये। सुमन ने अपना दुपट्टा शौर्य के हाथों से खींचना चाहा, जिसे शौर्य ने अपनी ओर से जोर से खींचा और वो सीधे उसके मजबूत फौलादी सीने से जा लगी। मेरी बहन की मौत हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मजबूर किया है उसे ये गलत कदम उठाने पर। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मंगेतर से इश्क लड़ाने का? बहुत आगा भरी है ना तुम्हारे अंदर जवानी की। अब अपने जबरदस्ती के पति के साथ अपने अंदर की आग को ठंडा करो। बताओ, कहाँ से शुरू करूं? यहां से? शौर्य ने उसके होंठों को छुआ। या फिर यहां से? अब उसकी उंगलियां गर्दन पर थीं। या फिर यहां से? सरकते हुए शौर्य के हाथ सुमन की नरम धड़कनों की ओर बढ़े थे और वो बिदक कर पीछे हटी थी। शौर्य की बात पर सुमन का रोम रोम कांप उठा था। प्लीज शौर्य, भगवान के लिए दया करें मेरे ऊपर। ऐसा कुछ भी मत कहो कि मैं खुद से भी नजरें ना मिला पाऊं। वो रोते बिलखते सामने खड़े उस पत्थर दिल इंसान से विनती कर रही थी। तुम अभी शौर्य मेहरा को नहीं जानती, इसीलिए अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रही हो। जब तुम्हें जिंदा रहते मौत के हवाले करूंगा, तब तुम खुद बताओगी कि क्यों किया तुमने ऐसा। वो उसे बिस्तर पर जोर से पटकते हुए बोला, आप चाहें मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं यही कहूंगी, ये सब झूठ है, इल्जाम है। वो पागलपन के अंदाज में चिल्लाई थी। 1 मिनट, तुम ऐसे तो नहीं मानोगी। शौर्य ने आगे बढ़कर दराज से नेहा का मोबाइल निकाला, उसमें सारी चैट खोलकर सुमन के आगे फेंकी। अब बोलो, ये नंबर तुम्हारा नहीं है, ये सब तुमने नहीं लिखा। उसकी बात सुनते ही सुमन ने मोबाइल उठाकर देखा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ती जा रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम हमारे बीच से ना हटी तो मैं मर जाऊंगी। सुमन के नाम से थे सारे मैसेज। सुमन ने हैरानी और अविश्वास से शौर्य को देखा। अब भी नहीं मानोगी कि तुम गुनहगार हो, पापी हो। मेरी बहन को तुम्हारी इन्हीं बातों ने मार डाला। सुमन अग्रवाल। उसके दहाड़ पर सुमन सहम कर पीछे हटी थी। ये मेरा नंबर नहीं है, वो डरते डरते बोली। अच्छा, मैसेज के अंत पर जो नाम लिखा है तो वो भी खुद लिख गया क्या? शौर्य ने उसका दुपट्टा हाथों में लपेटते हुए दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे। प्लीज शौर्य, मुझे मत डराओ, मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो दीवार में समाती हुई बुरी तरह फूट फूट कर रो दी। वो उसके दोनों हाथों के आसपास हाथ रखे हुए घेर कर खड़ा हो गया। सुमन ने डर के मारे सांस रोक ली। क्यों किया तुमने ऐसा? दोस्त थी ना वो तुम्हारी, फिर क्यों क्यों तकलीफ पहुंचाई उसे? बोलो, जवाब दो। वो गुस्से के मारे फुफकारा था। अगर ऐसा होता तो आपसे शादी क्यों करती मैं? सुमन हिचकियों से रो रही थी। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए तो सब रास्ते साफ थे ना। मैं फिर उसी आदमी से शादी करती। आपसे शादी क्यों की मैंने? आपको क्यों मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना? और मैंने चुपचाप उनके फैसले पर अपना सिर क्यों झुका दिया? सुमन की बात सुनते हुए एक पल को शौर्य चुप सा हो गया। वो ठीक ही तो कह रही थी। अगर उसे रोहन से मोहब्बत होती तो वो फिर इतने शॉर्ट नोटिस पर उससे शादी क्यों करती? इनकार कर देती। मुझे गुमराह मत करो। तुम्हारा बस चलता तो तुम रोहन से ही शादी करती। लेकिन नेहा के जाने के बाद रोहन ने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को धत्कारा दिया। एंड यू हैव नो ऑन ऑप्शंस। सो यू डिसाइडेड कि चलो यार, बोलना सही, यही सही। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मोहब्बत से क्या लेना देना? तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। जिसने भी पैसा फेंका, उसी के सामने खुद को थाली में सजाकर पेश कर देती हो। तो ठीक है, अब तुमने जब खुद को मेरे सामने पेश कर ही दिया है, तो मैं भी अपने अंदर की भड़ास जरूर निकालूंगा। ये कहते हुए वो थोड़ा सा आगे हुआ था। दूर हटो मुझसे। अचानक से सुमन ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया। वो जरा सा लड़खड़ा गया। यू आर सिक। आप होश में तो हैं या आप क्या कह रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? नेहा की मौत ने आपको पागल कर दिया है। दिमागी मरीज बन चुके हैं आप। सुमन को उसकी बातों से कठोर तकलीफ पहुंची थी। आई एम सिक्योर। अगले ही पल अपनी शर्ट के बटन खोलकर वो काले बादलों की तरह उस पर छा चुका था। उस पल शौर्य का दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले थे, लेकिन शौर्य ने उसकी आवाज को अपने होंठों से खामोश कर दिया था, उसके नाजुक से होंठों पर जुल्म करते हुए कि सुमन सिसकते हुए रह गई थी। कमरे में सिसकियों की गूंज पर सुमन का रोना भी शामिल था।
लेकिन शौर्य की क्रिया में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। इतने दिनों से अपने अंदर पल रहे गुब्बार को उसने उस मासूम लड़की पर अपनी बर्बरता की शक्ल में उतार दिया और वो हिचकियां भरती रही। रोहन एयरपोर्ट पर मौजूद था। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। वो एक चेयर पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो जानता था कि वो यहां से हमेशा के लिए जा रहा है, ये देश छोड़कर। यहां रहता तो नेहा की यादों से छुटकारा नहीं पा सकता था। गहरा सांस भरता वो चेयर के साथ टेक लगाकर बैठा कि उसी पर उसे अपना नाम सुनाई दिया। पलटकर देखा तो वो लड़की आंखों में आंसू लिए उसके पास खड़ी थी। रोहन को हैरानी हुई, इतनी रात गए वो यहाँ अकेली एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी? उसके घर वालों ने उसे इस वक्त निकलने कैसे दिया? रोहन की आंखों में लिखे सवालों को पढ़ती वो उसके पास ही एक चेयर पर टिक गई। ऐसे मत देखो रोहन, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं। मुझे आपसे मिलना था तो मैं आ गई। यकीनन छुप के आई होगी। घर वालों को धोखा देकर। रोहन के लहजे का तंज वो लड़की अच्छे से समझ गई थी। प्लीज मत जाइए, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वो रो रही थी। वो अहंकारी लड़की रो रही थी, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। रोहन ने तंजिया हंसी हंसी। तुम चाहो मरकर भी जिंदा हो जाओ, तब भी रोहन की मोहब्बत नहीं पा सकोगी। इसलिए बेहतर होगा यहां से चली जाओ। रोहन के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। रोहन ने होंठ पीसते हुए कहा। जिस लड़की के लिए आप जीते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही रोहन। फिर क्यों मुझे ठुकरा रहे हो? मान जाओ, अपना लो मेरी मोहब्बत को। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। एक बार मुझ पर भरोसा तो कर देखो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ नेहा को भूलाओ। यही तो मैं नहीं चाहता। उसने सख्ती से बात काटी। नेहा मेरे दिल से, मेरी रूह तक में समा चुकी है। भले उसका अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो गया है, और मेरा भगवान के ऊपर यह विश्वास है कि जो इस दुनिया में आया वो चला भी जाएगा। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा रहती है। मैं बेवफा तो नहीं कि नेहा के जाने के बाद किसी को भी अपना लूं। इस बात पर वो लड़की तड़प उठी थी। उसने बेवफाई नहीं की। तुम्हें छोड़कर उसने मौत को गले लगा लिया है। रोहन, अपने आप को मार डाला। एक बार भी आपकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा कि आप उसके बिना कैसे रहोगे। उसकी बात पर रोहन ने उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने खुद को खत्म किया है? रोहन की बात पर वो लड़की पत्थरा गई आंखों से उसे देखने लगी। सब यही कहते हैं कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी। वो लड़की सिर झुकाए बोली। और वो ऐसा क्यों करेगी? फिर तो तुम वो वजह भी जानती होगी। आखिर दोस्त थी ना तुम्हारी? रोहन ने सपाट अंदाज में पूछा तो उस लड़की का दिल जोरों से धड़क उठा। मैं क्या जानूं, मुझसे ज्यादा गहरी दोस्ती तो उसकी सुमन के साथ थी, जिसे नेहा का भाई बेहयाक कर अपने घर ले आया है। उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी। वो लड़की तड़प कर उसे देखने लगी। प्लीज रोहन, मत जाओ, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मत जाओ। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई, लेकिन रोहन होंठ पीसकर वहां से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। आप गलत कर रहे हैं रोहन, अब बहुत पछताएंगे। वो लड़की चिल्लाई थी। रोहन के कदम रुक गए थे। उसे कुछ याद आया। रोहन, एक बात कहूं आपसे, मानेंगे? तुम 1000 बातें भी कहो, तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी जान हो तुम, और जान को भला कोई तकलीफ दे सकता है? रोहन, कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी दोस्त से शादी कर लेना। अच्छा, कौन सी वाली दोस्त से? शौर्य ने उसकी बात को मजाक में लिया था। जो आपसे इजहारे मोहब्बत करेगी उसे अपना लेना। आवाज एकदम भरा आने लगी थी। गले में आंसुओं का एक गोला सा अटक गया था। वो रोहन से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की बुनियाद किसी के आंसू और आहों पर नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए बड़े दर्द और हिम्मत करके रोहन से ये बात मनवा रही थी कि उसके जाने के बाद मुझसे शादी कर ले। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोलती जा रही हो? मोहब्बत कोई खेल तमाशा है क्या? कभी एक से कर ली तो कभी दूसरे से। ये सब बेकार की सोचें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? रोहन ने उसे फ़ोन पर ही डांटा था। इसमें बेकार क्या है रोहन? मौत तो आनी ही है ना। क्या पता कितनी जिंदगी है हमारी। क्या मेरे जाने के बाद सारी जिंदगी अकेले जियोगे? हाँ, जी लूँगा। तुम्हारे बिना जी लूँगा, तुम्हारी यादों के सहारे। लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूँगा। और अब खबरदार कि कोई भी गलत बात की तो बहुत दिल दुखा चुकी हो नेहा। अब कोई गलत बात मत निकालना मुंह से। कुछ भूली भटकी सी यादें थीं जो रोहन के दिमाग में आकर उसे कुछ देर के लिए झकझोर कर रख गईं।
नेहा का इरादा पहले से था उसे छोड़कर जाने का। वो क्यों उसके इरादों को समझ न सका? अब उसने सामने खड़ी उस लड़की को देखा था, यानी नेहा इसी लड़की की बात कर रही थी, अपनी इसी दोस्त की। प्लीज़ रोहन, ना जाओ, मेरी मोहब्बत की खातिर मुझे अपना लो, नेहा की खातिर मुझे अपना लो। प्लीज़ रोहन, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। वो रो रही थी। एयरपोर्ट पर उस वक़्त बहुत कम लोग मौजूद थे, ऐसे में उनका ध्यान भी किसी खास का नहीं गया था। रोहन कठूरिया ने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए उस जिद्दी लड़की को देखा था, और फिर गुस्से से उसे थामे वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और फिर उसे लेकर सीधा अपनी कार की ओर बढ़ा। वो लड़की पल भर में घबरा गई थी। रोहन, सुबह के 4 बज रहे थे जब वो मेहरा मैंशन के अंदर प्रवेश किए थे। उस पल मैंशन में पूरी शांति थी और उस लड़की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अपने अंदर की भड़कती आग को ठंडा करते शौर्य मेहरा गहरी नींद में था, जैसे बहन की मौत का बदला ले लिया हो। पहलू में लेटी लड़की सिसक रही थी। कितनी बेरहमी से उस शख्स ने उसे झकझोरा था कि उसकी रूह तक जख्मी हो गई थी। तकलीफ से आंखें मींच कर खोलीं तो साथ सोए शौर्य पर उसकी नज़र पड़ी थी, जो उसकी तरफ औंधे मुंह करवट लिए गहरी नींद में था। सुमन उसे देखती नफरत से रुख फेर गई। उसकी शर्ट को अपने जिस्म पर देखकर उसके अंदर चिंगारियां सी भर गई थीं। धीरे से बिस्तर से उठते हुए उसने पलटकर एक नज़र उस इंसान के रूप में छिपे शैतान को देखा। शौर्य मेहरा, मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन सुमन अग्रवाल को आपसे बेहद नफरत हो गई है। आपने जो कुछ मेरे साथ किया, उसके बाद मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो सिसकते हुए एक एक कदम बहुत आराम से उठाते बाथरूम की तरफ गई। उसी पल शौर्य मेहरा की भी आंख खुल गई। उसने करवट बदली। उसका दिल एकदम से बेचैन हो गया। उसने रात अपनी भड़ास उस नाजुक लड़की के वजूद पर उतारी थी। गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो सब कुछ भूल गया था। याद थी तो बस एक बात, उस लड़की की वजह से नेहा ने एक गलत कदम उठा लिया था। उसे रोहन मेहरा चाहिए था, उसकी बहन का मंगेतर। अपने ही दोस्त के मंगेतर को पाने के लिए उसने अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया। इस बात ने शौर्य के अंदर शोले भड़का दिए थे और उन शोलों में उसने उस मासूम की मासूमियत को रौंद दिया था। शौर्य ने अपने घने बालों में हाथ फेरा और अपनी जगह से उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। जब बाहर वापस आया तब भी सुमन बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। सुमन, सुमन, कम आउट। वो उसे पुकार रहा था, लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं आई। दरवाजे पर जरा सा पुश किया तो वो खुलता चला गया। शौर्य तुरंत अंदर दाखिल हुआ। शावर ऑन था जबकि वो नीचे गिरी हुई थी। शौर्य ने आगे बढ़कर तुरंत उसे उठाया। सुमन, सुमन, ओपन योर आइज। वो खुद भी पूरी तरह भीग गया था। सुमन बेहोश थी। उसके जिस्म पर शौर्य मेहरा की सफ़ेद टी शर्ट थी। वो कांप रही थी। शौर्य ने ठंडे पानी का शावर बंद करके गर्म पानी का शावर ऑन किया। पागल लड़की, ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने की क्या जरूरत थी? उसे अपने सीने से लगाए वो खड़ा रहा। अब वो दोनों ही गर्म पानी में भीगते जा रहे थे। गर्म पानी पड़ने से सुमन के वजूद को थोड़ी सी राहत मिली थी और वो उसकी बाहों में सिमटने लगी थी। पूरी तरह वो होश में नहीं थी। होश में होती तो कभी भी उसकी बाहों में पनाह ना लेती। और शौर्य ने रात जिस कदर उस पर जुल्म किया था, अब उतने ही प्यार से उसे समेट रहा था। उसे अपने साथ पूरी तरह लगाए वो आंखें मीचकर उसके खूबसूरत वजूद की नाजुकता को महसूस कर रहा था। अगर ऐसा होता तो आपसे शादी क्यों करती मैं? सुमन ने हिचकियों से रोते हुए ये बात कही थी, और सुमन की ये कही बात याद आते ही शौर्य के दिल को जैसे किसी ने हंटर से मारा था। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए सब रास्ते साफ थे ना। मैं फिर उसी आदमी से शादी करती। आपसे शादी क्यों की मैंने? आपको क्यों मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए चुना? उसकी बातों को याद करता शौर्य गहरी गहरी सांसें भरने लगा। अगर ये लड़की सच्ची हुई तो इस बात ने शौर्य को बुरी तरह बेचैन किया था। नहीं, ये झूठी है। इसके मैसेज पढ़े हैं मैंने नेहा के मोबाइल में। इसने ही इजहारी मोहब्बत की है और उसी दोस्त की लाज रखते हुए नेहा ने खुद को ख़त्म कर लिया। मैं इस लड़की को माफ़ नहीं कर सकता। जी तो चाहता है इसे जान से मार दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें हर रात खिसक सिसक के मारूंगा। बहुत तड़पती थी ना तुम रोहन की संगत के लिए। अब तुम्हें अपनी संगत में इतना तड़पाऊंगा, इतना रुलाऊंगा कि पनाह मांगोगी तुम।
शावर का टैप बंद करता हुआ वो उसे बाहों में भरकर अंदर रूम में लाया। ठंड की वजह से वो फिर से हल्का हल्का कांपने लगी थी और वो जो उसे तकलीफ देना चाहता था, उसका यूं ठंड से कांपना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल वो उसकी गीली शर्ट उसके वजूद से अलग कर गया और उसके ऊपर मोटा गर्म कंबल डाल दिया। अपने गीले कपड़े चेंज करने के बाद वो वापस सुमन के पास आया तो वो अब भी ठंड से कांप रही थी। उसके पहलू में लेटते हुए वो उसे अपनी बाहों में समेटकर गर्मी देने लगा। जितना गुस्सा शौर्य को उस पर था, उसकी संगत में आते ही सारा गुस्सा धीरे धीरे झाग की तरह बैठने लगा। उसके लबों पर शिद्दत से झुकता हुआ वो उसकी सांसों को चुरा गया। बेहोशी में जब सांसों पर दबाव महसूस हुआ तो वो तड़प कर रह गई। होश में आते ही सुमन ने शौर्य को खुद से परे झटकना चाहा, लेकिन शौर्य ने उसके दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और उसकी सांसों पर पूरी तरह काबिज हो गया। कुछ ही देर में बेबस होकर उसने अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था और जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा लहराने लगा, उसके जुनून में तेजी आने लगी और वो ना चाहते हुए भी सुमन को तकलीफ देने लगा, उसे हर्ट करने लगा और सुमन सिसकते हुए उसकी दी हुई तकलीफ को सह रही थी। क्या तमाशा है ये सुबह सुबह? रोहन की आवाज़ सुनते ही मिस्टर राकेश मेहरा बाहर निकले थे। रोहन ने उस लड़की को जोर से उनकी ओर धक्का दिया कि वो लड़खड़ाते हुए राकेश मेहरा के कदमों में जाकर गिरी। अगर अपने खानदान की लड़की को काबू में नहीं रख सकते तो राह चलते किसी के भी आगे डाल दो या फिर पट्टा डालकर घर में बिठाओ। रोहन कठूरिया। राकेश मेहरा गुस्से से ललकारे। नहीं राकेश जी, आज नहीं, आज बस हद हो गई है। नेहा ने खुद को खत्म कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। रोहन ने तड़पते हुए उस लड़की की ओर इशारा किया जो बेयकीन नज़रों से रोहन को ही देख रही थी। और आपने आपने इसे पनाह दी हुई है, आपने अपनी आस्तीन में नागिन पाल रखी है। अभी भी वक़्त है, संभल जाओ और संभाल लो अपने घर को, वरना ये नागिन कहाँ कहाँ से डसेगी आपको भी पता नहीं लगेगा। रोहन की आंखों में नमी उतरने लगी थी। उसकी नेहा उसे छोड़कर चली गई थी सिर्फ इस लड़की की वजह से। उसे सामने खड़ी लड़की से सख्त नफरत और घिन महसूस हो रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं कर रहा, पूछिए इससे। आधी रात को मेरे पीछे एयरपोर्ट पर क्या करने आई थी ये? शौर्य की शिद्दतों से निढाल होती सुमन ने अपना सिर शौर्य के सीने पर टिका दिया। गहरी गहरी रुकती उभरती सांसें भरती शौर्य को होश की दुनिया में वापस ले आईं। मैं बेकसूर हूँ शौर्य, मुझ पर इतना जुर्म मत करें। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। होश की दुनिया में वापस आते ही उसे फिर से अपनी बहन का चेहरा याद आया था और उसने अपने सीने पर सिर रखकर लेटी लड़की से फिर से नफरत महसूस हुई थी। एक झटके से उसने उसे बालों से पकड़कर पीछे की ओर झटका दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं। आपको जब हकीकत का पता चलेगा तो आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे शौर्य, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम बहुत पत्थर दिल और जालिम इंसान हो, कभी माफ़ नहीं करूंगी तुम्हें। वो सिसकते हुए शौर्य को यकीन दिला रही थी। राकेश मेहरा ने पलटकर उस जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखा जो अपना आप संभालती हुई उठकर खड़ी हुई थी। रोहन जो कह रहा है, क्या वो सच है? राकेश मेहरा की गुस्से से भरी आवाज पर उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। सीमा जी भी बाहर आई थीं। शोर की आवाज सुनकर माया भी अपने कमरे से भागती हुई आई थी। दीदी आप, पुकार पर वो पलटी। सामने गिरी लड़की कोई और नहीं बल्कि माया की सगी बहन करिश्मा थी। दोनों बहनें राकेश मेहरा के घर में ही रहती थीं। उनके सगे भाई की बेटियां थीं। माँ बाप एक कार हादसे में चल बसे तो राकेश जी अपनी भतीजियों को अपने घर ले आए थे। नेहा के कॉलेज में ही उनका एडमिशन भी दिला दिया था और नेहा तो करिश्मा और माया को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी। करिश्मा लव बीचड़े उसे देखने लगी। अंकल, अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। करिश्मा सिरे से ही मुकर गई। रोहन ने झखमी मुस्कान से राकेश मेहरा को देखा। देख लिया? सुना आपने? जो लड़की एयरपोर्ट पर सब लोगों के सामने आकर मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे और फिर घर वालों के सामने आते ही मुकर जाए, उसे आप क्या कहेंगे? रोहन की बात पर राकेश मेहरा के अंदर जैसे शरारे से भड़क उठे। वो पलटे और उनका हाथ उठा था करिश्मा पर। करिश्मा ने गाल पर हाथ रखे उन्हें हैरानी से देखा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे मेहरा मैंशन में फैलती जा रही थी। तारीख, रात का साया हट रहा था।
हाँ, हाँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ। बेजा प्यार करती हूँ कि उसकी खातिर जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। वो गुस्से से सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। सीढ़ियों के पास खड़े शौर्य पर तो जैसे पूरे मैंशन की छत आकर गिरी थी। वो अभी अभी बाहर आता करिश्मा के आखिरी शब्दों को पूरी तरह से सुन चुका था और वहीं सीढ़ियों पर ही जम गया। आपको जब हकीकत का पता चलेगा ना, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे शौर्य, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। सुमन के सिसकते हुए शब्द याद आते ही शौर्य की आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। मेरी मोहब्बत किसी को दिखाई नहीं दी। सबको नेहा और रोहन का रिश्ता जोड़ना था। मुझे रोहन चाहिए था। मैंने नेहा को समझाया, उसे रोहन के खिलाफ किया, पर वो नहीं मानी। हाँ, वो मान जाती, आ जाती मेरी बातों में, छोड़ देती रोहन को मेरे लिए, लेकिन उस सुमन ने उसे मुझसे दूर रखा। वो बीच में आकर सारा सब कुछ खराब कर देती थी। तब मैंने प्लान बी का सोचा। एक ही तीर से दो शिकार खेले। एक अनजान नंबर से नेहा को सुमन बनकर मैसेज किए। नेहा सुमन से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझे पक्का यकीन था, सुमन की खातिर ही सही, वो पीछे हट जाएगी। और अगर उसने कल को राज खोल भी दिया तो सुमन पर बात आएगी, पर वो बुज़दिल अपनी जान ले लेगी। ये नहीं पता था मुझे। करिश्मा की बातें शौर्य के दिल के ऊपर वार कर रही थीं। उसे खुद से ही बेहद नफरत महसूस हो रही थी। रात के गुजरे सारे पल, जिनमें वो लड़की सिसक सिसक कर अपने बेगुनाह होने की सफाइयां दे रही थी, और लम्हों को वो सोचता हुआ हर पल मर रहा था। अब नेहा चली गई है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर? खत्म करें ना इस टॉपिक को और आगे बढ़ें सब। उसने खुद को खुद खत्म किया है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। वो अब भी करिश्मा के शब्द मुंह में थे कि शौर्य गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन को जकड़ चुका था। उसकी आवाज़ हल्कन में ही दम तोड़ने लगी। वहां मौजूद सभी घरवालों ने उसे घबरा कर देखा। शौर्य, शौर्य, छोड़ो उसे। राकेश साहब ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन शौर्य की पकड़ सख्त से सख्त होती जा रही थी। रोहन ने सिर हिलाते हुए शौर्य को मुश्किल से पीछे हटाया। वो अपना गला पकड़े और बुरी तरह खांसती चली गई। माया ने आगे बढ़कर बहन को थामना चाहा, लेकिन लेकिन नेहा की मौत ने उसके कदम जकड़े। दिल ने कहा, ये इसी काबिल है, ये इस काबिल नहीं कि इससे हमदर्दी की जाए। आंखों में आंसू लिए माया रुख फेर गई। शौर्य ने पास खड़ी कांच की टेबल पर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर जोर से मारा कि वो कांच की आवाज से टूट गया। शौर्य, सीमा जी की आवाज बुलंद हुई थी। उन्होंने दहलते दिल से बेटे के इस गुस्से को देखा, जिसके दोनों हाथ अब लहूलुहान हो चुके थे, और दिल तो शायद मर चुका था। सीमा जी लड़खड़ाईं तो माया ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला। शौर्य भैया, वो चिल्लाई। शौर्य के साथ साथ सबकी निगाहें सीमा जी पर जाकर पड़ी थीं। मम्मा, वो उनकी तरफ लपका जो होशो हवास से खोती हुई नीचे गिर रही थीं। माया उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। रोहन ने आगे बढ़कर उन्हें थामा। वो उनके पास ही खड़ा था। शौर्य के हाथों में कांच चुभा हुआ था। वो मां को बेबसी से देखता रह गया। रोहन 1 मिनट की देर के बिना उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागा। शौर्य और राकेश जी भी साथ थे। आज वक्त ने साबित कर दिया था कि मेहरा मैंशन के दरो दीवार इतने मजबूत नहीं थे जितना कि राकेश जी ने सोच लिया था। बहुत अफसोस है आप पर। आपने एक बेहद घटिया हरकत की है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। आप जैसी दोस्त भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। काश आप मेरी बहन ना होती। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, माया ने होंठ पीसते हुए कहा। करिश्मा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अफसोस, सैकड़ों बार अफसोस। आपकी वजह से नेहा इस दुनिया से चली गई। सुमन बदले की भेंट चढ़ गई। माया की बात पर करिश्मा का सिर झुक गया। सभी जानते थे शौर्य ने ये शादी किसी खास वजह से की है। बहन की मौत को 3 महीने हुए थे। सबने रोका, कितना मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। घर वालों की मर्जी के बिना सुमन को ब्याह कर मेहरा मैंशन ले आया। आपकी सज़ा मौत से भी बुरी होनी चाहिए। माया, करिश्मा ने तड़प कर उसे पुकारा। नाम मत लो मेरा। नफरत हो रही है मुझे आपसे, आपके वजूद से। चली जाओ यहां से। अपनी शक्ल लेकर दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। माया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और वापस सीढ़ियों की ओर बढ़ी, जहां सुमन आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। एक पल को माया का दिल दहल गया। कितना दर्द था उसकी आंखों में।
एक ही रात में उसके चेहरे पर झुर्रियां घुली हुई थीं। उसके गालों पर, गर्दन पर शौर्य की शिद्दतों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि अपने ना किए गए गुनाहों की सज़ा वो भुगत चुकी है। एक दोस्त ने दो दोस्तों को बर्बाद कर दिया था। सुमन भाभी। माया उसकी आंखों में दर्द देखती जल्दी से उसके पास आई थी, जबकि सुमन की निगाहें तो करिश्मा के ऊपर थीं और करिश्मा भी एक तक उसे देखे जा रही थी। आपसे पहले भी कहा था ना कि इनका ख्याल रखें, किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। बार बार बीपी शूट कर जाना सख्त खतरे का कारण है। पर आपने किसी बात को सीरियस नहीं लिया। डॉक्टर नाराज लग रही थी। राकेश जी जबरदस्ती शौर्य के हाथों पर बैंडेज करवा रहे थे, जबकि रोहन डॉक्टर की बात सुनता होंठ पीस गया। उनकी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, वरना। डॉक्टर उन्हें कहती हुई चली गई। रोहन ने दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद लीं। नेहा, क्यों चली गई तुम? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जरा भी ख्याल नहीं किया मेरी मोहब्बत का। मेरी मोहब्बत पर तुम्हारी बहन और तुम्हारी दोस्त की मोहब्बत भारी कैसे पड़ गई? दो आंसू टूटकर गालों पर बहे। अपनी मोहब्बत को याद करता वो मजबूत इरादों वाला इंसान भी फूट फूट कर रो रहा था। शौर्य ने दुख से रोहन की ओर देखा। जितना दुख नेहा के जाने का शौर्य को और बाकी घर वालों को था, उन सब से कहीं ज्यादा दुख तो रोहन को था। वो धीरे से कदम बढ़ाता हुआ रोहन के पास पहुंचा था और उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन तड़पकर शौर्य के गले लगकर रो पड़ा और शौर्य ने भी उसे रोने दिया। रो लो रोहन, शायद इस तरह तुम्हारा गम हल्का हो जाए। एक महीने बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। करिश्मा ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सुमन ने उस दिन से उसे आईना दिखाया, जिसमें वो अपनी शक्ल देखकर बुरी तरह डर गई थी। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है करिश्मा, दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। हंसती खेलती जिंदगी से भरी हुई लड़की की जान ले ली तुमने करिश्मा। तुम भगवान से माफ़ी मांगो, लेकिन तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी जब तक नेहा तुम्हें माफ़ न कर दे, और उससे माफ़ी तुम्हें इस दुनिया में तो कभी नहीं मिल सकती। सुमन की बातों से उसके दिल पर खंजर पड़े थे। फिर वो अपने भगवान से डर गई। वो लम्हे याद किए जब वो सुमन बनकर नेहा को मैसेज किया करती थी। अपने आप को झिंझोड़ते हुए वो सिसकते हुए सुमन को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ दुख और तिरस्कार नजर आया। मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं जज्बाती मोहब्बत में बह गई थी। प्लीज़ सुमन, भगवान के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने सुमन के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। पर अब सुमन को उसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे उसकी माफ़ी नहीं चाहिए थी। सुमन ने रुख फेर लिया। उसकी बहनों जैसी दोस्त इस दुनिया से चली गई। करिश्मा ने उसका नाम लेकर नेहा को ब्लैकमेल किया। काश नेहा, तुम एक बार मुझसे डायरेक्ट बात कर लेती, मुझसे पूछ लेती। वो सीढ़ियाँ चढ़ती सपाट अंदाज में ऊपर जा रही थी, तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन मुझसे कुछ भी ना कहा। काश मैं ही समझ जाती तुम्हारे अंदर के उलझाव को, तुम्हारे दर्द को। वो बिस्तर पर एक तरफ ढेर सी हो गई। कैसी दोस्त हूं मैं, तुमसे दोस्ती का दावा करती रही और ये भी ना जान सकी कि तुम कितनी बेचैनी का शिकार हो, किस कदर तकलीफ में हो। नज़रें भटक कर बिस्तर पर जा ठहरीं तो आंसू गालों पर बांध तोड़कर फिर से बहते चले गए। शौर्य मेहरा ने कितनी बुरी तरह उसकी आत्मा को रौंदा था। वो अंदर तक मर गई थी। नेहा तो इस दुनिया से जाने के बाद सबके लिए मर गई थी, और वो जीते जी मर गई थी। शौर्य मेहरा उसका सामना नहीं कर सका, इसलिए बिना उससे बात किए, बिना माफ़ी मांगे वो दुबई चला गया। आज उसे गए लगभग 3 महीने होने वाले थे। माया से वो रोज़ बात करता था, अपनी माँ सीमा जी से भी बात करता था। वो उसे वापस बुलातीं, सुमन का हवाला देतीं। उसका नाम सुनते ही शौर्य मेहरा की धड़कनें अपनी जगह से हट जाती थीं। वो उस रात को याद करने लगता जिसमें उसने अपने अंदर की हैवानियत उस मासूम और बेगुनाह पर उतारी थी। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था तो सुमन से क्या माफ़ी मांगता। वक़्त बहुत बड़ा मरहम है शायद, ऐसा सुना था शौर्य मेहरा ने, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था जब जख्म नासूर बन जाए तो फिर वक़्त भी उन्हें भर नहीं पाता। आज माया का फ़ोन आया था। उसने जो बताया उसके बाद शौर्य मेहरा एक पल भी दुबई ना रुक सका और पहली फ्लाइट से ही हिंदुस्तान पहुंचा। अब कैसी हैं आप भाभी? कितनी बार कहा है आपसे कि कहीं भी जाना हो तो मुझे बुला लिया करें। अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं यहीं आपके पास रहूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी।
माया ने सुमन की पीठ के पीछे तकिया रखते हुए मोहब्बत से कहा, कल वो गिर गई थी, लेकिन फिर भी बच गई। मैं ठीक हूं माया, जिसको मेरे पास होना चाहिए वो तो है नहीं। तुम पर क्या बोझ बनूं? सुमन का लहजा भीग गया। शौर्य भैया को फोन करके बुला लेना, क्या पता वो इंतजार में हो। क्या आप एक बार उन्हें कॉल करके बुला नहीं सकती? माया, उन्हें जाना चाहिए था क्या? उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास होता तो वो कभी न जाते। शायद वो शर्मिंदा हो। माया की बात पर सुमन ने दुखी अंदाज में उसे देखा। शर्मिंदगी होती तो कभी यूं छोड़कर ना जाते, माफी मांगते। सुमन ने भीगे लहजे में कहते हुए सिर झटक दिया। उसी पल दरवाज़ा खोलते ही शौर्य मेहरा अंदर दाखिल हुआ। माया और सुमन ने एक साथ गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा। माया के चेहरे को मुस्कान ने छुआ तो सुमन ने अपना रुख मोड़ लिया। माया खामोशी से बाहर निकल गई। शौर्य मेहरा ने धीरे धीरे कदम उसकी ओर बढ़ाए, जो अपना रुख दूसरी ओर मोड़े बैठी थी। सुमन। शौर्य के नाम पुकारते ही सुमन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, तो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। शौर्य मेहरा ने बिना कुछ कहे उसके पास बैठते ही उसे अपने सीने से कस कर लगा लिया था। सुमन। सुमन ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन शौर्य मेहरा की सख्त पकड़ से खुद को छुड़ा ना पाई। कुछ पल गुजरे कि सुमन के आंसू खुद ब खुद रुक गए, लेकिन उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। माफ कर दोगी अपने जालिम पति को? शौर्य मेहरा के लहजे पर सुमन ने बिना उसे देखे उसके गले के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। एक सुकून था जो उसके रग रग में उतर गया था। उस सुकून के लिए वो पिछले 3 महीनों से तरस रही थी। आंखें मूंदे उसने शौर्य मेहरा की आगोश में गहरा सांस भरा। मुझे पता होता कि मेरी छोटी सी जान मुझे इतना मिस कर रही है तो मैं एक पल की देर किए बिना अपनी जान के पास आ जाता। शौर्य मेहरा ने उसकी नाक के टिप पर अपने लब रखते हुए मुस्कुराकर कहा, आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे हर्ट किया और फिर मुझे छोड़कर चले गए। सुमन का लहजा फिर से भीग गया। जानता हूं, और ये भी जानता हूं तुम तो शायद मुझे माफ कर देती, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करता? शौर्य मेहरा ने उदासी से कहा। फिर अब क्यों आए? वही दिलरुबा अंदाज कि आज शौर्य मेहरा उसके अंदाज पर दिलो जान से कुर्बान हो रहा था। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही थीं? जानती भी हो किस हाल में हो। फिर भी उसके पेट पर धीरे से हाथ फेरते हुए वो गंभीर लहजे में बोला, अच्छा, तो आपको औलाद का खिंचाव खींच लाया? और मुझे लगा कि आप। सुमन का लहजा फिर से भीग गया। ऐसा मत सोचो सुमन, ऐसा होता तो 15 दिन पहले तुम्हारे पास होता जब मुझे मम्मा ने बताया था। शौर्य मेहरा की बात पर सुमन ने हैरानी से उसे देखा। तो अब क्यों आए? वापस जाओ, वहां दुबई में वहीं रहो। ना आपको मेरी परवाह है ना बच्चे की। वो नाराजगी से बोली। मुझे अपनी सुमन की परवाह है, और अपनी नेहा की भी। शौर्य मेहरा ने उसके लब्बों पर हल्का सा प्यार दिया तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। हमारी बेटी नेहा। शौर्य मेहरा ने आंखें मींचकर उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, तो सुमन भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाते हुए उसके सीने से लग गई। नेहा किसे भूली थी? किसी को भी तो नहीं। आज भी सब उसे याद करते थे, और शायद ये कमी अब एक नन्ही परी नेहा ही दूर कर सकती थी। करिश्मा को सजा हो गई थी, जबकि रोहन देश छोड़कर चला गया था। कुछ मोहब्बतें अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि दिल में जब किसी एक की जगह बन जाए, फिर उसमें दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है वक्त गुजारने के लिए। किसी को टूटकर चाहना जिंदगी में एक बार होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।